अब्दुलसलाम का गांव तरकाना झील के साथ था। तरकाना झील कीनिया की खूबसूरत तरीन झील है और पूरी दुनिया से लोग ये झील देखने तरकाना आते हैं। अब्दुलसलाम 5 नस्लों से मुसलमान था। वो स्याफाम था और उसके आबा अजदाद 2 सदियों पहले रवांडा से कीनिया आए थे। 1990 में अब्दुलसलाम के वालिद ने कीनिया के शहर गारसन से दूसरी नकल मकानी की और वो अपने 6 बच्चों को साथ लेकर करताना आ गए। ये लोग कॉफी की पैकिंग का काम करते थे। कॉफी अब्दुलसलाम के वालिद अब्दुल रहमान मंडी से थोक में कॉफी खरीदते थे और अब्दुलसलाम और उनके बहन भाई कॉफी के बीन्स को पीस कर दाने बनाते थे और इसके बाद इन दानों को बोतलों में भरकर इन पर लेबल लगा देते थे और ये बोतलें बाद अज़ां कॉफी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी के हवाले कर दी जाती थी। ये उनका मुकम्मल कारोबार था। ये खानदान कॉफी के इस कारोबार से बाइज्जत गुजारे के मुताबिक रकम हासिल कर लेता था। लेकिन फिर दिसंबर 2007 आया और इस खानदान का शिराजा बिखर गया। 27 दिसंबर 2007 को कीनिया में इलेक्शन हुए। इलेक्शनों में धांधली हुई और इस धांधली के बाद कीनिया में फसादात फूट पड़े और अब्दुलसलाम का खानदान भी इन फसादात का शिकार हो गया। अब्दुलसलाम का एक भाई सरकारी मुलाजिम था। वो इंतखाबात की ड्यूटी पर था। उसके पोलिंग स्टेशन पर धांधली हुई थी और उस धांधली के रद्द अमल में मुतासरा उम्मीदवार के हामियों ने अब्दुलसलाम के घर पर धावा बोल दिया था। इन लोगों ने अब्दुलसलाम के वालिद और सरकारी मुलाजिम भाई को गोली मार दी और उनके पूरे घर को आग लगा दी। अब्दुलसलाम अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ घर से भाग गया। ये लोग तरकाना से मुंबासा आए और अब हजारों दूसरे बेघर लोगों के साथ मुंबासा के स्टेडियम में रहने लगे। कीनिया में उस वक्त 3 लाख लोग बेघर हो गए। 1500 लोग कत्ल हो गए, जबकि पूरे मुल्क का निजाम मफलूज हो गया। ये सारी खराबी इलेक्शन में धांधली के बायस हुई थी। उस धांधली की दास्तान भी बहुत दिलचस्प थी। कीनिया मुआशी लिहाज से अफ्रीका का मजबूत तरीन मुल्क था। ये मुल्क बड़ी तेजी से तीसरी दुनिया से पहली दुनिया की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन फिर 27 दिसंबर 2007 को कीनिया में इलेक्शन हुए। इस इलेक्शन में कीनिया के सदर मुवाई और अपोजिशन लीडर ओडंगा ने हिस्सा लिया। इलेक्शन के दौरान धांधली की शिकायत सामने आई, लेकिन उस वक्त क्योंकि मुवाई सदारत के ओहदे पर फायज थे, मुवाई खुद सदर था, तो इलेक्शन कमीशन ने दबाव में आकर उन्हें दूसरी मर्तबा सदर डिक्लेयर कर दिया। वहां पे भी सिकंदर सुल्तान राजा और कादी फायद ईसा मौजूद थे। जो सदर था उसको दबाव में आकर सदर डिक्लेयर कर दिया। अपोजिशन लीडर ओडंगा ने इन नतायज और इस फैसले को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कीनिया में फसादात फूट पड़े। सदर मुवाई ने टेलीविजन चैनल्स, रेडियो और अखबारात पर पाबंदी लगा दी
डॉट कनेक्टिंग आपने खुद करनी है। कौन सा मुल्क ज़हन में आता है, ये आजकल कहां पे रिवाज बन गया है। और पुलिस को मुजाहिरीन पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया। पुलिस ने इन अहकामात पर अमल दरामद किया। कीनिया के मुख्तलिफ शहरों में बेधड़का बेदरेग गोली चली और इसके नतीजे में 600 लोग हलाक और 2.5 लाख लोग बेघर हो गए। ये होता है धांधली का नतीजा। वो दिन है और आज का दिन कीनिया के बाजार, मंडियां, फैक्ट्रियां और शहर उजड़ गए। ट्रांसपोर्ट मुअत्तल हो गई। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों पर ताले पड़ गए और कीनिया की करेंसी बड़ी तेजी से बेतौकीर हो गई, जबकि कीनिया की मैशत का ग्राफ भी बड़ी तेजी से नीचे चला गया। आजकल देख लें, गूगल कर लें। माहिरीन का ख्याल है कि अगर कीनिया की मैशत को सहारा न मिला तो ये मुल्क दिवालिया हो जाएगा। हम अगर पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लें तो हमें पाकिस्तान और कीनिया में ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता। कोई गैर महसूस तरीके से पाकिस्तान को कीनिया बनाने के दरपे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। मेरी तरफ से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वालों को, सुनने वालों को वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 8 जून 2026 की तारीख है और दिन है सोमवार का। एक नया हफ्ता शुरू हो रहा है जो कि पूरी दुनिया के लिए और बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मोहतरम व्यूअर ने शटअप कॉल दी है कि आप तारिक अजीज साहब के अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनकी जो शटअप कॉल थी उस पे सर तस्लीम खाम है, मैंने वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। जब मैं ये पाकिस्तान से वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूं तो इस वक्त पाकिस्तान में सुबह के 8:30 बजे हैं। कुछ आपके सामने मुद्दे रखने हैं। एक मुद्दा आपके सामने कश्मीर का रखना है। जलियांवाला बाग 1919 उस वक्त क्या हुआ और अब कश्मीर में क्या हो रहा है। उसके बाद दूसरा मुद्दा आपके सामने रखना है कि जो कुछ गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, और ये होता है अवाम की ताकत, इसे कहते हैं लोगों की ताकत। रिजल्ट्स जो भी हैं, क्योंकि हमने मुताला पाकिस्तान में पढ़ा था, छोटे थे, और जब भी हम पे हमला हुआ ना, मक्कार दुश्मन ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर हम पे हमला कर दिया। मक्कार दुश्मन ने हम पे रात का आधी रात को हमला कर दिया बगैर बताए। तो ये जो मक्कार दुश्मन है ये आधी रात को ये हमला करता है जब लोग सो रहे होते हैं, जो कोई इबादत कर रहे होते हैं, तो फिर मक्कार दुश्मन जो है वो सामने आता है। जीबी में भी मक्कार दुश्मन वो सामने आ चुका है। इब्तिदाइया में आपको कहानी सुनाई कीनिया की। इस मुद्दे पे थोड़ी सी बात करेंगे। तीसरा जो हमारा मुद्दा है वो है नारा हैदरी। ईरान ने मिसाइल दाग दिए हैं इजराइल पे, और ये पहली दफा हुआ है कि किसी की वजह से, यानी इसकी जो वजह बनी है वो बैरूत है और वो लबनान है। वहां पे बेतहाशा बमबारी हो रही थी, वहशियाना बमबारी हो रही थी, तो ईरान ने जो है वो इजराइल पे मिसाइल दागे हैं। ये हमारे आज जो है वो मुद्दे रहेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब्सक्रिप्शन देख लें, आप व्यूज देख लें, और अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि आप गिरफ्तार क्यों नहीं होते, आप पे तशद्दुद क्यों नहीं होता, आपको उल्टा क्यों नहीं लटकाया जाता, आपको फांसी क्यों नहीं दी जाती, आपका सर कलम क्यों नहीं किया जाता। लोग भी सच्चे हैं और मौकिफ मेरा भी गलत नहीं है। सब्सक्रिप्शन कम है, देखने वाले लोग कम हैं। इसका इलाज ये है कि अगर आप इस आवाज को जारी और सारी रखना चाहते हैं तो आप चैनल को, प्योरली चैनल को
फाइनेंशियल सपोर्ट करें जितनी आपकी इस्तिताअत है। इसकी कोई हद नहीं है, जो कोई हद मुकर्रर नहीं है। और ज़्यादातर ये जो मेरी दरख्वास्त होती है, ये जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, मेरे जो बुजुर्ग हैं, मेरी माएँ हैं, मेरी बहनें हैं, और जो पाकिस्तान में साहिब इस्तिताअत लोग हैं, वो चैनल को सपोर्ट करें ताकि चैनल जो है वो चलता रहे और मुझे कोई पार्ट टाइम काम न करना पड़े। नंबर जो है आपकी स्क्रीन पे जो है वो आया हुआ होता है। इससे पहले कि हम मेन मुद्दों पे आए, एक जो है ना वो रिजल्ट आपको सुनाना है। एक रिजल्ट सुनाना है आपको, यहां से जिस तरह देख सकते हैं ये रिजल्ट है खालिद खुर्शीद खान की वालदा का, और ये गांव है रट्टू। अगर कोई जीबी का सुन रहा है और मैं गांव का नाम गलत बोल रहा हूं तो मुझे माफ कर दें। रट्टू ये रिपोर्ट हो रहा था। यहां पे खालिद खुर्शीद खान की वालदा ने वोट लिए हैं 1180 रट्टू में। यहां पे PMLN ने वोट लिए हैं 30। मुकाबला चेक करें। यहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वोट लिए हैं 6। अब देख लें, ये रट्टू का रिजल्ट है और सरकारी रिजल्ट है, ये नहीं कि एम है, सरकारी रिजल्ट है। मैं दोबारा पढ़ता हूं। खालिद खुर्शीद खान की जो मोहतरम वालदा हैं, जो हमारी भी मां हैं, खालिद खुर्शीद खान आप जानते हैं दुबंग आदमी है, इमरान खान के ओरिजिनल साथी हैं। उन्होंने लिए हैं जी 1180 वोट, और ये रट्टू का रिजल्ट बता रहा हूं। PMLN ने लिए हैं 30 और पीपल्स पार्टी ने लिए हैं 6। ये रिजल्ट है, ये रट्टू का मैंने आपको रिजल्ट बताया। बाकी आप खुद चेक कर लें। जिस तरह खामोश वोटर्स निकला और जिस तरह उसने इंतकाम लिया, ये मजेदार है, ये सीन देखने वाले हैं। और रात को जो जश्न था, रात को जो जश्न मनाया गया, जो लोग रोडों पे थे, हाँ, फिर मक्कार दुश्मन जो है वो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर, आपने भी पढ़ा होगा 1965 की जंग में जो है ना वो हमें पढ़ाया गया कि मक्कार दुश्मन ने आधी रात को, दुश्मन कोई पहले दावतनामे भेजते हैं कि वलीमा 1 बजे से लेकर 3 बजे होगा, दुश्मन तो दुश्मन होता है। ये मकार दुश्मन कहां से आ गया और बगैर बताए? पहले आपने कितनी शरारतें की 1965 में, वो भी बताया ना। कश्मीर में जो आपने ऑपरेशन किया और जगहों पे, उसका जब जवाब आया तो फिर मकार दुश्मन ने आधी रात को, बहरहाल अब मकार दुश्मन जो है वो आधी रात को निकल आया। ये आपको एक रिजल्ट बताना था। इसके अलावा आपको बताना था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। उन्होंने ऐसी हरकत की है जो आज तक किसी अमेरिकी सदर ने नहीं की। वो हरकत ये है कि एक सहाफी उनका इंटरव्यू लेने के लिए आती हैं, बहुत दूर से आती हैं, बारिश में आती हैं, उनको बहुत ज्यादा इंतजार कराया जाता है और फिर डोनाल्ड ट्रंप इंटरव्यू छोड़कर जो है वो चले जाते हैं, क्योंकि जो सवालों के जवाब हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं होते। पूरी दुनिया बता रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो बॉडी लैंग्वेज है वो डिस्ट्रॉय हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप कहते कुछ हैं, उनके मुंह से कुछ निकलता है। डोनाल्ड ट्रंप को ना अपनी इंतजामिया पे कंट्रोल है, ना पेंटागन पे कंट्रोल है, ना कांग्रेस पे कंट्रोल है। उनके खिलाफ करारदाद पास हो चुकी है कि जी उनके इख्तियारात महदूद कर दिए गए हैं। तो ये एक इंतहाई गैर पार्लिमानी हरकत की है, गैर इखलाकी हरकत की है। जो दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स है, सदर है, उसने सारा मलबा बिल्कुल, क्योंकि आजकल पाकिस्तान की जो मिलिट्री रिजीम है और डोनाल्ड ट्रंप है, उनका जो है ना वो गठजोड़ है आपस में, बिल्कुल वो शीरो शक्कर है। तो उसने भी मीडिया पे सारा इल्जाम धर दिया है कि मीडिया पैसे लेता है, मीडिया जो है वो झूठ बोलता है और मीडिया जो है वो गलत खबरें फैला रहा है। बजाय कुछ अपना वो करने के, एहतसाब करने के, उन्होंने सारा कुछ मीडिया पे डाल दिया। ठीक हो गया जी। उसके बाद अब हम जो मुद्दा डिस्कस करेंगे वो है कि जंग दोबारा शुरू हो गई है। इसकी वजह बना है लेबनान।
ईरान का मौक़िफ़ ये था कि जंग बंदी का मतलब ये है कि लबनान में जंग बंदी, गजा में जंग बंदी, अबनाए हुर्मुज़ में कोई छेड़छाड़ ना हो। और वाकई जंग बंदी का मतलब ही यही होता है कि ये वक्फा होता है कि आप कोई बात कर लें, आप डिप्लोमेसी को मौका दें, आप दूसरी दुनिया या दूसरे मुल्कों को मौका दें, वो आपको समझाएं। जिस तरह मोहल्ले में सुलह होती है, कोशिशें होती हैं, इसी तरह की दुनिया कोशिशें करे और जो है ना वो मामलात को बेहतर करने की कोशिश करे। लेकिन जो इजराइल है वो मुसलसल लबनान पर जो है वो बमबारी, कल भी मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि 35 अफराद शहीद हो गए थे कल के हमले में, और वो जल्दी में है, इजराइल जल्दी में है। वो कहता है कि जब बैन अल-अक़वामी बरादरी इजराइल को तस्लीम करे गजा पीस बोर्ड के मुताबिक, तो उसकी जो सरहदें हों वो ज्यादा हों। यानी मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि लेबनान का 70% इलाका या 70% हिस्सा जो है वो इजराइल हथियाना चाहता है। अब वहां पे हिजबुल्लाह मौजूद है, वहां पे सैयद हसन नसरुल्लाह की लेगेसी मौजूद है, वहां पे मुजामत वाले लोग मौजूद हैं। अहले तशी जो हमारी बरादरी है उनकी बहुत बड़ी तादाद है। ईरान हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, हिजबुल्लाह ईरान को सपोर्ट करता है, बिल्कुल पूरी दुनिया में होता है, इस तरह किया जाता है। तो बहरहाल हिजबुल्लाह भी अपनी तरफ से जितनी उनकी जान है वो मुकाबला कर रहे हैं। तो ईरान ने रात को मिसाइल दागे हैं इजराइल पे, और सुना है कि उन मिसाइलों ने काफी नुकसान किया है। लेकिन इस जंग की जो वजह है वो लबनान है कि लबनान पे मुसलसल जो है वो बमबारी हो रही थी। अब देखते हैं कि अमेरिका इसमें कूदता है नहीं कूदता, अमेरिका इसमें शिरकत करता है। और फिर जो बैन अल-अक़वामी हालात हैं, हमारी जो रिजीम है वो पहले तैयार बैठी होती है कि जंग लगे ताकि हम इन हालात से फायदा उठाएं और जो महंगाई का बॉम्ब है वो पाकिस्तानी अवाम पे गिरा दें, लेवियां बढ़ा दें, और जो है ना वो पेट्रोल और डीजल की कीमत, क्योंकि तेल की कीमत जो है फिर ऊपर जाने का अंदेशा है। ये जंग जो है वो दोबारा शुरू हुई है। अब हम डिस्कस करेंगे गिलगित बल्तिस्तान को। गिलगित बल्तिस्तान पे जो नाराज वोटर था, या आप कह लें कि जो गुस्से में भरा वोटर था, वो निकल आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ये वो करिश्मा है इमरान का कि जो लोग घरों से बाहर निकल आते हैं। अब मैंने आपको बताया ना, हम बातें तो करते हैं लेकिन लोग क्या करें, लोग बंदूक के सामने कैसे जाएं। ये सारा किया धरा, ये जो सारा ताम झाम होता है इंसान जिंदगी के लिए करता है। अब बंदूक के सामने लोग कैसे जाएं। लेकिन लोगों को जब भी मौका मिलता है, लोगों को ऑप्शन दिया जाता है, तो लोगों का इंतखाब इमरान खान होते हैं। यानी रात को 2 बजे आप मनाजिर देखें ना गिलगित बल्तिस्तान में, आप हैरान रह जाएंगे। और जो जीत का दावा कर रहे हैं मकार दुश्मन, और अब वो डब्बे चुराने वाला दस्ता सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेगा हक हू करते हुए, वो मकार दुश्मन पहुंच गया। यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग का तो बिल्कुल ही यानी नामो निशान मिट गया, न कोई जश्न, कैंप खाली। पीपल्स पार्टी फिर भी मुकाबला कर रही थी, पीपल्स पार्टी। लेकिन ये जो हुकूमत में बैठे हैं, जिन्होंने नवाज शरीफ की लाश को बुलवाया, और इमरान रियाज ने इंकशाफ किया है कि जब पहली गुफ्तगू की ना नवाज शरीफ ने, तो फोन गया कि इसको लाश को वापस भिजवाओ, इसको वापस भिजवाओ। ये जो उधर उसने जाते ही मुझे क्यों निकाला, दाई ने क्यों निकाला, दाई के हाथ गंदे थे मुझे क्यों निकाला, मैं अंदर ही सेट था, जो उसने राग शुरू कर दिया। तो फोन गया कि इस लाश को वापस जो है ना भिजवाओ, और उस लाश को वहां से जिनेवा भेजा गया कि तुम निकलो यहां से। और आपने देखा पूरी नून लीग कपड़े उतार के मैदान में उतर गई। आबिद शेर अली, साद रफीक, कैप्टन सफदर, खुरम दस्तगीर, सारे, और उनका नाम निशान भी नहीं है। और इनका नाम निशान नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला, नाम निशान नहीं होगा। इनका नाम निशान क्यों है वो आपको पता है। जब तक सरकारी नौकरी है तो इनका नाम निशान है, वरना नवाज शरीफ और उसकी कुड़ी ने जो हाल कर दिया। अच्छी खासी पार्टी थी ये, अच्छी खासी पार्टी थी, इसमें अच्छे लोग थे, जमहूरी लोग थे, लेकिन सबके चेहरे लटके हुए हैं। जाहिर है इक्तदार के लिए हर कोई घूम खा रहा है कि ठीक है जी इक्तदार मिला हुआ है।
थानेदार अपनी मर्जी का लाग रहा है, डीसी अपनी मर्जी का लाग रहा है। बहरहाल जीबी पे जो तबसरा किया है, मकार दुश्मन, ये सबसे खूबसूरत तबसरा किया है इसने शाहीन साहबाई ने। शाहीन साहबाई क्या कहते हैं? अर्जेंट, जरूरी, अर्जेंट, ये उन्वान है। 8 फरवरी 2024 वाला धांधला शुरू। 2 साल पहले इमरान खान की पार्टी ने पूरे पाकिस्तान में सबको नॉकआउट कर दिया था, मगर लोग जश्न मनाते हुए घर जाकर सो गए और लुटेरे जर्नैलों ने रात को बंद कमरों में सारे नतीजे तब्दील करके अवाम के फैसले को तहस नहस कर दिया और खान को हरा दिया। खान से गलती यह हुई कि उस वक्त पूरे पाकिस्तान में एहतजाज नहीं किया। आज की रात गिलगित बल्तिस्तान में बिल्कुल वही फिल्म चलाई जा रही है। गिलगित के लोगों ने आज फिर खान को बड़ी अक्सरियत से फतह दी है जी, मगर बंद कमरों में फौजियों ने वही चोरी और डाका शुरू कर दिया है। आज गिलगित के लोग अगर जश्न मनाने में लग गए तो फिर बेईमान जर्नैल जीत जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? नंबर 1, सब लोग घर वापस न जाएं और जहां नतीजे बन रहे हैं और वोट तब्दील किए जा रहे हैं वहां हजारों की तादाद में बाहर एहतजाज करें और अपने वोट की हिफाजत करें। नंबर 2, हर उम्मीदवार फॉर्म 45 और फॉर्म 47 लेकर देखे कोई गड़बड़ तो नहीं की गई, सब पहरा दें और रात को जर्नैलों को शिकस्त दें। मकार दुश्मन, हर उम्मीदवार फॉर्म 47 और फॉर्म 47 लेकर देखे। नंबर 3, यही 2-4 घंटे हैं, वरना फिर ये गद्दार फौजी अवाम को धोखा देकर अपने पिट्ठू हुकूमत बिठा देंगे और दुनिया से कहेंगे क्या आजाद इलेक्शन हुए हैं। कीनिया का आपको बता दिया है। जश्न मनाने को बहुत वक्त है और अवाम जीत चुकी है, मगर ये वक्त चोरी रोकने और डाकुओं को पकड़ने का है। निकलें घरों से और अपना फैसला मनवाएं। देर हो गई तो फिर डाकू जीत जाएंगे। लग यही रहा है कि डाकू जो है ना वो जीत रहे हैं, क्योंकि मकार दुश्मन ने जो है वो रात को हमला कर दिया है, बगैर बताए हमला कर दिया है और जो रिजल्ट्स हैं वो आगे पीछे। यानी सुबह सईद बलोच साहब कह रहे थे कि असल में जो मुआहदा हुआ है ना 28वीं तरमीम के तहत कि उसको मंजूर कराया जाए, वो मुआहदा ये हुआ है कि जीबी पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा और जुलाई में आजाद कश्मीर वो नून लीग को दिया जाएगा। ये यानी हुआ है, ये मुआहदा हुआ है। तो यहाँ पे अब आप अंदाजा करें कि इतलाम पार्टी कहां पहुंच गई जीबी में। अलीम खान को घर वाले नहीं जानते, वो कब्जा माफिया को, वो उधर 2-3 सीटें ले रही है। बताएं आप, अलीम खान को कौन जानता है? लेकिन वो मकार दुश्मन बगैर बताए आधी रात को वो निकल आया और उसने जो है ना वो सारा चार्ज संभाल लिया और वोट आगे पीछे होना शुरू हो गए। बहरहाल मैंने कल कहा था हुसैन भी हार गए थे और बनु उमैया जीत गए थे, लेकिन ये सारे लोग देख रहे हैं, लोग रोटी को चोची नहीं कहते और लोग रोटी कान में लेकर नहीं जाते। आप वहां पे जोश व खरोश देखें, आप वहां पे लोगों का रद्द-ए-अमल देखें, लोग किस तरह, ना आपको पीपल्स पार्टी ग्राउंड पर नजर आएगी, ना आपको नून लीग जो है ना वो ग्राउंड पर नजर आएगी। पीटीआई है हर तरफ, कैंपों में भी पीटीआई थी, पोलिंग के दौरान इसके पोलिंग के बाद भी पीटीआई है। बहरहाल इमरान खान एक बार फिर जो है फातेह हैं और एक बार फिर जीत गए हैं। जो सबसे अहम मुद्दा है और सबसे जो खतरनाक मुद्दा है, तो वो उमर चीमा कहते हैं कि ये जो मुतनाज़ा इलाका लगा रखा है, ये जो अलग रियासत की रट लगा रखी है, तो आप कश्मीर को जो है वो पाकिस्तान में शामिल कर लें। ये उसका मिलिट्री का टाउट है, टटपूंजिया है उमर चीमा। हालांकि इसके खुन्ने और मुच्छे भरबिट्टे सारा कुछ मोड़ दिए थे फौज ने, फिर उसको भी नवाज शरीफ की तरह पता चल गया कि इनके साथ बना कर रखनी है। अब सबसे बड़ा टाउट है, हालांकि पाकिस्तान में पनामा इसी ने लीक किया था, ये उमर चीमा उसमें शामिल था।
उमर चीमा। लेकिन फिर लोग जिस तरह मजहब चेंज कर लेते हैं कि जी कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल कर लिया जाए ताकि खुली आजादी हो। सुहेल रशीद ये कश्मीरियां बहुत जबरदस्त सहाफी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो कहते हैं बिल्कुल शामिल करें, बिल्कुल शामिल करें, लेकिन पहले मकबूजा कश्मीर को जो है वो आप फतह करें। ये बड़ा औखा काम है। मकबूजा कश्मीर को फतह करें। मकबूजा कश्मीर यानी श्रीनगर और आजाद कश्मीर यानी मुजफ्फराबाद, इन 20 जिलों को फिर इकट्ठा पाकिस्तान में शामिल करें और नारा भी मुकम्मल हो जाएगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और कैद आजम की कश्मीर हमारी शहराग है, उनका कौल मुबारक भी पूरा हो जाएगा। लेकिन हु विल बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? मकार दुश्मन तो डब्बों पे बैठा है, कौन आजाद कराएगा? बहरहाल 1919 में जनरल डायर यानी ये ब्रिगेडियर जनरल जो है, और मजे की बात है कि ये टेम्पररी थे, टेम्पररी इनको ड्यूटी दी गई थी। जलियांवाला बाग सारे दरवाजे बंद कराए गए, सारे दरवाजे, सिखों का त्योहार था और वहां पे गोली चली जनरल डायर के हुक्म पे। लोग भागते फिरते, बच्चे, मेला था, मेरा ख्याल है विसाखी था या कोई, आई डोंट थिंक, बहरहाल कोई त्योहार था जलियांवाला बाग में। उनका मौकफ था कि इकट्ठ होने पे पाबंदी है। हुकूमत का मौकफ था कि इकट्ठ होने पे जो है ना वो पाबंदी है, आप इकट्ठे नहीं हो सकते, आप जलसा जुलूस नहीं कर सकते, इज्तिमा, वो तो जाहिर है गुलामी जो थी। तो ब्रिगेडियर जनरल डायर ने गोली चला दी और जितना कत्लेआम वहां पे हुआ। फिर जनरल ओ डायर, ये है जनरल डायर, समझना है। एक था जनरल ओ डायर जिसने हुक्म दिया था, जिसने हुक्म दिया था। उस जनरल ओ डायर को बर्तानिया में जाकर ऊधम सिंह ने कत्ल किया था, बर्तानिया में। जनरल ओ डायर को नहीं, जनरल ओ डायर जो उस वक्त गवर्नर एग्जीक्यूटिव था, जिसने हुक्म दिया था, उसको ऊधम सिंह ने बर्तानिया में जाके गोली मारी थी, मार दिया था, और ऊधम सिंह को फांसी हुई थी। ऐसे होते हैं फ्रीडम फाइटर। और बड़े सालों बाद ऊधम सिंह बच्चा था जलियांवाला बाग में, और उसने उडायर को लंदन में जाके जवान होके मारा, फिर फांसी भी हुई। ठीक है, अब कश्मीर देखें। गोली किसी मसले का हल कितनी दफा आपने चलाई? आपने 9 मई को चलाई गोली, आपने 26 नवंबर को गोली चलाई, आपने मुरीदके में गोली चलाई, इससे पहले आपने मशरकी पाकिस्तान में गोली चलाई। क्या नतीजा निकला? अब कश्मीरी, मैं तो बता ही नहीं सकता जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कितने लोग शहीद हो गए, कितने लोग घायल हो गए, रेंजर्स के साथ क्या हुआ। इस वक्त रेंजर्स को कहां पे रखा हुआ है कश्मीरियों ने? ये क्या हो रहा है? एक शख्स की जिद, अना, पागलपन की हम कीमत जो है वो अदा कर रहे हैं। ये जरा इस पे तबसरा सुने, एक खूबसूरत तहरीर है, आपको सारी चीज जो है वो समझ आ जाएगी। कश्मीर रावलाकोट में कर्फ्यू। गयूर कश्मीरी अवाम ने पंजाब पुलिस और जर्नैलों की बंदूकों के खिलाफ अपना दिफा शुरू कर दिया है। पुलिस वालों का कहना है 4 सिपाही हलाक और दर्जनों जख्मी हैं। ये जर्नैल इसी लड़ाई की तैयारी करके असले लेकर आए थे कि जोर जबरदस्ती से अवाम को दबा लेंगे। अभी इतलात आ रही हैं, मगर सलाम है कश्मीरी जवानों को जो अपने हक के लिए जान की बाजी लगाकर लड़ रहे हैं। कितने कश्मीरी मारे गए कोई नहीं बता रहा। अब कर्फ्यू लगाकर एक एक को चुन चुन कर मारा जाएगा। कश्मीरी दुनिया भर से अपील करें और हिम्मत ना हारें। सारे कश्मीरियों को गद्दार और खारजी करार दे दिया गया है, जो दुनिया भर के लिए नाकाबिल यकीन बात है।
सारी उम्र पाकिस्तान कश्मीरियों के हक के लिए लड़ता रहा और भारत के जुल्म के खिलाफ दुनिया को आगाह करता रहा। अब चंद जर्नैलों ने खुद ही अपने लोगों पर गोलियां और बमबारी शुरू कर दी है। अब कश्मीर पाकिस्तान कैसे बनेगा? बरसों की कुर्बानी कुछ पागल और इक्तदार के भूखे जर्नैलों ने मिट्टी में मिला दी। हमने होश संभाला तो हमने नारा सुना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हमने होश संभाला तो हमने देखा कि इंडियन पुलिस सैयद अली गिलानी के दरवाजे पर मौजूद है। हमने होश संभाला तो हमने मीर वाइज उमर फारूक को गिरफ्तार होते देखा। ये हमने होश संभाला तो। और पीटीवी का एक जरूरी पोर्शन होता था कश्मीर पर मजालिम, मकबूजा कश्मीर, और इसमें कोई शक भी नहीं है। यानी पाकिस्तान की जो फौज की तादाद है वो कमोबेश 7 लाख है, जबकि सिर्फ मकबूजा कश्मीर में जो इंडिया ने फौज रखी हुई है वो 7 लाख से ज्यादा है। अब जबर का अंदाजा करें। अब मुकदमा किस तरह पेश करेंगे? कसम पैदा करने वाले की जितने भी मुतालबात है ना, उनमें से एक मुतालबा ऐसा है जो इनको पसंद नहीं, 12 सीटों वाला। यानी वो कहते हैं जी कि MRI मशीन दें, इसके अलावा सिटी स्कैन, इसके अलावा जो है ना वो सब्सिडी, या ये सारी यानी 1 मिनट में हल होने वाली चीजें हैं। 12 सीटें वो कहते हैं यहां वाली जो पाकिस्तान वाली हैं। अब मुझे बताएं, ये जो 12 सीटें हैं इनको जो लोग वोट देते हैं और ये वजीर और मेंबर बन जाते हैं, कल को कश्मीर में रेफरेंडम होता है, फर्ज करते हैं कल को कश्मीर में रेफरेंडम होता है कि जी कश्मीरी जिसके साथ जाना चाहें जाएं, वो कश्मीर भी और ये कश्मीर भी। आप मुझे बताएं, ये जो सियालकोट में वोट डालते हैं कश्मीरी, ये शामिल होंगे वो उसमें? ये जो कराची में डालते हैं, गुजरांवाला में डालते हैं, इनको वोट देने दिया जाएगा कि आप भी आके वोट डालें? जो कश्मीर के अंदर रहते हैं वही रेफरेंडम में वोट डालेंगे, चाहे वो ये कश्मीर है चाहे वो कश्मीर है। यही मुद्दा 12 सीटों का। लेकिन इन्हीं 12 सीटों पे सारा काम जर्नैल खेलते हैं, इन्हीं पे हुकूमतें गिराते हैं, इन्हीं पे हुकूमतें बनाते हैं अपनी मर्जी की और फिर चले जाते हैं। ज़िया ने सारी उम्र सरदार अब्दुल कयूम खान को रखा, क्या हुआ? किधर गए सरदार अब्दुल कयूम खान? मैं ये नहीं कह रहा कि सरदार अब्दुल कयूम खान कोई माड़े आदमी थे, यानी सरदार सिकंदर हयात वजीर आजम, सरदार अब्दुल कयूम सदर, सरदार अब्दुल कयूम वजीर आजम, सिकंदर हयात सदर, यही हम सुनते रहे। किधर गए हो? क्या खिदमत है उनकी? इसी तरह चल रहा है। ज़िया ने सारी उम्र उन्हीं को रखा। उसके बाद पीपल्स पार्टी का दौर लगा, वो कोई मुमताज राठौर आ गया, बहुत ज्यादा मशरूब मगरब। फिर उसके बाद वो अनजहानी सुल्तान महमूद आ गया, उसकी भी हर वक्त जो है ना आंखें बंद रहती थी। ये सारे इन्हीं के थे, इन्हीं के। लेकिन जिद, अना, खुदा होने का जोम कि हम खुदा हैं, हमारे हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता। गोली चल गई, वही चल गई गोली, और कितना नुकसान हुआ इसका कोई नहीं पता। जरा इब्तिदाइये को आप ज़हन में लाएं कि कीनिया ना बन जाए। यानी माली हालत के लिहाज से तो कीनिया बन गया है, जो लोगों की माली हालत है उस लिहाज से तो कीनिया बन गया है। लेकिन ये बिल्कुल ही अब तुल गए हैं कि नहीं जी यार, सीधा सीधा मार्शल लॉ लगाओ, इनको दफा करो, हुकूमत करो। उस दिन भी मैंने कहा था कि नोचे ना, आप नोचते हैं, खाएं। हम किधर जा रहे हैं? हमने किधर जाना है? मसलन मैं हूं, मैंने किधर जाना है? इधर ही हैं हम। हमें नोचे ना, खाएं, लेवियां लें, टैक्स लें, हमें जूते मारें, मरने के बाद हमारा कफन चोरी करें, कफन चोरी करने के बाद पीछे से डंडा भी ठोकें लकड़ी का, सब कुछ करें, लेकिन नोचें तो ना। अब तो आप नोचने पे आ गए हैं।
اب وہ کشمیر میں کیا صورتحال ہے، ایکچوئل صورتحال کا نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے، تو کیا اس کو کینیا بنانے کا چکر ہے؟ کیا یہ پروگرام میں شامل ہے کہ اس کو کینیا بنایا جائے؟ اور چند لوگ ہیں، ورنہ آپ نے گلگت میں دیکھا لوگ تو نہیں مانتے، لوگ تو نہیں ڈرتے، لوگوں نے ووٹ ڈالے، چمٹے پہ، چارپائی پہ، وکٹ پہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں نے ڈالے، خواتین نے کمال کر دیا۔ اگر آپ قوم کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتے نا تو پھر جگجیت سنگھ اروڑا کے سامنے ڈالنے پڑتے ہیں، تو بہتر ہے قوم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں، قوم کے سامنے، کہ قوم جیت گئی ہے، قوم کی جیت آپ کی جیت ہوگی۔ ورنہ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔